आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार और उच्चारण का अध्ययन करेंगे। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार और उच्चारण का अध्ययन करेंगे। हमने वर्ण के बारे में जाना, वर्णमाला के बारे में जाना, स्वर के बारे में जाना, स्वर के भेद व मात्रा के बारे में जाना, अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर जाना। अब आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। ऐसी ध्वनियां जिन्हें स्वाभाविक रूप से पूरा बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन कहलाती हैं। इन्हें बोलते समय मुख से निकलने वाली हवा एक से अधिक उच्चारण अवयवों को छूकर बाहर आती है, या यूं कहें कि व्यंजनों का रास्ता टेढ़ा है। वैसे भी जब भोजन में व्यंजन बनाते हैं तो उसमें कुछ मसाले मिलाने की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन मीठे बनते हैं तो उसमें व्यंजन मीठे बनाने हैं तो उसमें मीठा मिलाने की आवश्यकता होती है, और अगर व्यंजन नमकीन बनाने हैं तो उसमें नमक की आवश्यकता होती है। अगर व्यंजन में नमक और मीठा ना मिलाया जाए तो व्यंजन अधूरे और बेस्वाद हो जाते हैं। वैसे ही स्वर के बिना व्यंजन अधूरे लगते हैं। बोलते समय तो अ स्वर का उच्चारण अवश्य ही चाहिए। लिखने में बेशक आप हलंत लगा लें। आइए व्यंजन परिवार के सदस्यों से हम मिलते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण करते समय उसके 5 वर्ग बनाए हैं। पहला क वर्ग, च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग। ये 5 वर्ग बनाए गए हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन रखे गए हैं। ठीक, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन रखे गए हैं। यानी व्यंजन के वर्गीकरण में 5 वर्ग बनाए हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन रखे गए हैं, 5 वर्ण हैं, और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन भी रखे गए हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन जो गर्मी उत्पन्न करते हैं, जो आपकी जो वायु निकलती है वो गर्माहट के साथ निकलती है। श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जिसमें एक व्यंजन, पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र। आइए आगे पढ़ते हैं। किसी भी व्यंजन को रहित लिखने के लिए कई तरीके से सहायता लेनी होगी। यानी अगर हम किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखें, जो हम अ का उच्चारण के साथ करते हैं, वो ना करें, तो उसे लिखने के कई तरीके होते हैं। पहला हलंत लगाकर लिखा जाता है। जब आप स्वर रहित को लिखते हैं तो हलंत लगाकर आप उसे लिखेंगे। पाई हटाकर आप किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, पाई किसे कहते हैं? पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं? पाई कहा जाता है ये जो लंबी आपकी ये जो रेखा आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी व्याकरण में? पाई। और पाई वो होती है जो अंत में आती है। ठीक है, ये पाई बोली जाएगी। ये पाई नहीं बोली जाएगी जो लास्ट वाली, मतलब जो सीधा
लास्ट में लाइन आती है उसको हम पाई बोलते हैं, जैसे ता में, ख में, ला में, सा में। ठीक, पाई वाले व्यंजन, पाई वाले व्यंजन इनको बोला जाता है। और पाई वाले व्यंजन जब स्वर रहित लिखे जाते हैं, पाई वाले व्यंजन को स्वर रहित लिखने, अस्वर रहित लिखने के लिए हलंत ना लगाकर पाई को हटा दिया जाता है। जैसे बच्चा, यानी इसका जैसे हम चा लिखेंगे तो चा में ये पाई हो गई, ये जो लाइन है ये क्या हो गई, पाई, इसको हम हटा देंगे। ठीक, जैसे ता है, आधा ता। ठीक है, पाई वाले व्यंजन को अरहित लिखने के लिए हलंत ना लगाकर पाई को हटा दिया जाता है। जैसे ख, अगर ख की पाई हटाएंगे तो इतना ख आपका बनेगा। ला, ला की पाई हटाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। ये स्वर रहित, आपके स्वर रहित व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है ना। जब पाई हटाते हैं तो पाई हटाते समय व्यंजन आधा रह जाता है और उस व्यंजन को हम प्रयोग करते हैं जो स्वर रहित होता है। अब आगे देखते हैं घुंडी वाले व्यंजन। घुंडी वाले व्यंजन कौन से होते हैं? देखिए, ये पाई तो है नहीं आपकी, पाई तो ये कहलाएगी जो लास्ट में लगती है, जैसे च में लगी ये पाई कहलाएगी, लेकिन ये पाई नहीं कहलाएगी, ये घुंडी वाले व्यंजन कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? घुंडी वाले व्यंजन। शब्द लिखते समय अरहित का को इसका क्या करते हैं, इसकी घुंडी, ये जो घुंडी है ये हटा देते हैं। जैसे का आधा का बन जाएगा। ठीक, और फा का आधा फा बन जाएगा, यानी ये घुंडी हम, जो ये घुंडी लगी हुई है इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, जब हम उसको रहित करते हैं, जैसे हफ्ता, ह आधा फ ता, हफ्ता। लेकिन एक विशेष बात आप ध्यान रखिए, अरबी और फारसी में इन शब्दों के कुछ व्यंजन नुक्ता लगाकर भी लिखे जाते हैं, जैसे कागज, तूफान आदि। ठीक, ऐसे ही आपकी बुक में नहीं दिया, एक गोलाकार व्यंजन भी आते हैं जिसमें ट, ठ, र भी आता है, लेकिन इसका प्रयोग अलग प्रकार से होता है। जो र का प्रयोग होता है वो अलग प्रकार से होता है। जैसे र का प्रयोग ऐसे भी किया जाता है शिरोरेखा से ऊपर, र का प्रयोग ऐसे भी किया जाता है और र का प्रयोग ऐसे भी किया जाता है। ठीक है ना। तो र के कई प्रयोग हैं, वो आपको बाद में समझाए जाएंगे। लेकिन अभी आप देखें गोलाकार व्यंजन कौन से होते हैं, ट, ठ, र, ड, छ। ठीक, जब भी इन व्यंजनों का हम प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे हम मिट्टी लिख रहे हैं, मिट्टी लिख रहे हैं तो जो पहला टा है वो स्वर मिट्टी में, ये भी मिट्टी सही है, लेकिन मानक भाषा में मिट्टी लिखने के लिए म, मी, एक टा के नीचे हलंत, ये क्या हो गया, स्वर रहित हो गया, और दूसरा मिट्टी। तो इस तरीके से ये ट को स्वर रहित यानी गोलाकार व्यंजन को हम स्वर रहित कैसे लिखते हैं, यानी जो अ है उसे हटाकर हम किस प्रकार से लिखते हैं। मिट्टी दोनों सही है, ये मिट्टी भी अगर आप लिखेंगे तो भी सही है और ये मिट्टी भी सही है, लेकिन ये मिट्टी अधिक सही है। मानक भाषा की दृष्टि से इस तरीके से अब लिखा जाता है। ट के नीचे हम क्या लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं, तो ये वाला ट क्या हो जाता है, स्वर रहित हो जाता है। बच्चों देखिए, आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है, इसमें गोलाकार व्यंजन नहीं दिए हुए, लेकिन ये जितने हलंत लगाकर, पाई हटाकर, घुंडी लगाकर, ये जितने भी आपको समझाए गए हैं, ये सब हैं
किसी भी व्यंजन को अरहित लिखने के लिए, कि मतलब उसके जो पीछे व्यंजन के पीछे स्वर के साथ जब उस स्वर को हटाकर स्वर रहित व्यंजन लिखने के तरीके हैं ये आपके। अरबी और फारसी शब्दों में कुछ व्यंजन नुक्ता लगाकर भी लिखे जाते हैं, जैसे कागज, तूफान। यहाँ ज पे नुक्ता, ये जो बिंदु है इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। तूफान, ठीक है, ये क्या कहा, ये बिंदु क्या कहलाया जाता है? नुक्ता। आइए आगे पढ़ते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है या दो भागों में विभाजित किया गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण करते समय लगने वाले प्रयत्नों के आधार पर। पहला है कि उच्चारण स्थान का आधार, मतलब कि आप जब मुंह से उसको बोल रहे हैं तो वो किस तरीके से आपके मुख से निकल रहा है, जो आपकी जिह्वा है, जो आपकी वायु है, वो कहाँ कहाँ मुख के किस किस भाग से टकरा रही है। जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का उच्चारण मुख के अलग अलग स्थानों से होता है, यानी उच्चारण स्थान की किस स्थान से आप उसका के मुख से वो व्यंजन निकल रहा है। कंठीय ध्वनियां, कंठे मतलब कंठ माने गला, जो गले से निकल रही हैं वो कौन सी हैं? पूरा क वर्ग, क, ख, ग, घ, ड। जो आप जब उसका उच्चारण करेंगे तो आप अपना हाथ गर्दन पर रखें, कंठ आपका यहाँ नीचे है, उस पर रखेंगे हाथ को अपने, और उच्चारण जब करेंगे क, ख, ग, घ, ड, तो ये क्या है? कंठे ध्वनियां हैं जो कंठ से निकलती हैं। तालव्य ध्वनियां, जो तालु जो आपके जैसे आप टंग फोल्ड करेंगे जो ऊपर मतलब ऊपर की तरफ, ठीक, उसको बोलेंगे जीभ की छत भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो तालु में लगेगी आपके, वो पूरा च वर्ग होगा, जैसे च, छ, ज, झ, इया, और य और श, ठीक। मूर्धन्य ध्वनियां, तालु का सबसे ऊपरी भाग यानी मूर्ध से पूरा ट वर्ग, यानी इसमें कौन कौन से व्यंजन आएंगे? ट, ठ, ड, ढ, ण। जब आप उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ ऊपर की तरफ, दांत के ऊपर नहीं, दांत के ऊपर जो आपके ये मसूड़े हैं उस पर नहीं, जो आपके टंग जब फोल्ड करेंगे तो ऊपर जाके टच करेगी, जैसे ट फोल्ड हो जाएगी टंग और ऊपर जो है टच करेगी आपकी जिह्वा। आगे आते हैं दंत्य, यानी दांतों की जड़ से जो आपके दांत हैं उन्हें टच करेगी आपकी जीभ, और जो आपकी वायु निकल रही है वो रुक कर निकलेगी। जब आपकी जीभ कहीं टच करेगी तो जो वायु मुंह से निकल रही है वो क्षण भर के लिए रुक जाएगी, जैसे त, थ, द, ध। तो आपकी जो ये है टंग है वो ऊपर वाले दांत को, जो ऊपर दांत का मसूड़ा है उसे टच कर रही है, दंतों को टच कर रही है, दांत और मसूड़ों को, ठीक। तो उसको कहेंगे दंत। त, थ, द, ध। वतस ध्वनियां, जैसे तालु और दांत के बीच का उभरा हुआ हिस्सा, तालु और दांत के बीच का जो उभरा हुआ हिस्सा है, न, र, ल, स, ज। ओष्ठ ध्वनियां, जिसे बोलते समय दोनों होठ मिलते हैं, जैसे पा, फ, ब, भ, म, और पूरा पवर्ग, मतलब पूरा पवर्ग आएगा इसमें, प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ ध्वनियां जो ऊपर के दांत, नीचे का होठ, जिसमें ऊपर का दांत होगा और नीचे का होठ, ब, फ।
स्वर यंत्री, स्वर यंत्र के मूल से, जो अंदर से निकलेंगे, स्वर जो आपका स्वर यंत्र है उसके माध्यम से निकलेंगे। ह, ऑफ, औ,